प्लूटो के पिछले भाग में मैंने इसके नामकरण से लेकर इसको बौना ग्रह साबित करने की पूरी कहानी बताई थी और आज मैं इसके परिक्रमा, घूर्णन, इसकी धरातलीय संरचना और आंतरिक संरचना के बारे में बताऊंगा, तो हमारे साथ बने रहें। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले हम इसके परिक्रमा की बात करते हैं। प्लूटो की कक्षीय अवधि लगभग 248 वर्ष है। इसकी कक्षीय विशेषताएं अन्य ग्रहों से काफ़ी भिन्न है, क्योंकि अन्य सभी ग्रह एक वृत्ताकार कक्ष का अनुसरण करते हैं, जबकि प्लूटो की कक्षा अंडाकार है जो 17 डिग्री झुकी हुई है, जो विलक्षण है। इस विलक्षणता का अर्थ है कि प्लूटो की कक्षा का एक छोटा सा क्षेत्र नेपच्यून की तुलना में सूर्य के अधिक निकट स्थित है। यद्यपि नेपच्यून के साथ 3:2 का अनुनाद बना रहता है, प्लूटो का झुकाव और उत्केंद्रता अव्यवस्थित तरीके से व्यवहार करती है। कंप्यूटर सिमुलेशन का उपयोग करके इसकी स्थिति का कई मिलियन वर्षों के लिए पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, लेकिन 10 से 20 मिलियन वर्षों के लंबे अंतराल के बाद गणना अविश्वसनीय हो जाती है। प्लूटो सौरमंडल के अत्यंत सूक्ष्म विकरणों के प्रति संवेदनशील है। ऐसे कारक जिनका पूर्वानुमान लगाना कठिन है और जो धीरे धीरे प्लूटो की कक्षा में उसकी स्थिति को बदल देंगे। प्लूटो की कक्षा का अर्ध प्रमुख अक्ष लगभग 39.3 और 39.6 AU के बीच बदलता रहता है, जिसकी अवधि लगभग 19,951 वर्ष है, जो 246 से 249 वर्षों के बीच बदलती कक्षीय अवधि के अनुरूप है। अर्ध प्रमुख अक्ष और अवधि वर्तमान में लंबी होती जा रही है। नेपच्यून के साथ संबंध। सौरमंडल के उत्तर और दक्षिण से देखने पर प्लूटो की कक्षा नेपच्यून की कक्षा को पार करती हुई प्रतीत होने के बावजूद दोनों पिंडों की कक्षाएं कभी आपस में नहीं टकराती। जब प्लूटो सूर्य के सबसे निकट होता है तो ये नेपच्यून के पथ के उत्तरी भाग में होता है। प्लूटो की कक्षा नेपच्यून की कक्षा से लगभग 8 AU उत्तर की ओर से गुजरती है, जिससे टकराव संभव नहीं है। केवल यही प्लूटो की सुरक्षा के लिए पर्याप्त नहीं है। नेपच्यून से उत्पन्न होने वाली गड़बड़ियां लाखों वर्षों में प्लूटो की कक्षा को बदल सकती हैं, जिससे टकराव हो सकता है। हालांकि प्लूटो नेपच्यून के साथ अपने 2:3 कक्षीय अनुनाद द्वारा भी सुरक्षित है। सूर्य के चारों ओर प्लूटो द्वारा किए गए प्रत्येक 2 परिक्रमाओं के लिए नेपच्यून 3 परिक्रमाएं पूरी करता है। प्रत्येक चक्र लगभग 495 वर्षों तक चलता है। इसी अनुनाद में प्रत्येक 495 वर्षीय चक्र में जब प्लूटो पहली बार परिहेलियन पर होता है तो नेपच्यून प्लूटो से 57 डिग्री आगे होता है। प्लूटो के परिहेलियन से दूसरी बार गुजरने तक नेपच्यून अपनी कक्षा का 1.5 चक्कर पूरा कर चुका होगा और प्लूटो 123 डिग्री अभी पीछे होगा। प्लूटो और नेपच्यून की दूरी 17 AU से अधिक है, जो यूरेनस से प्लूटो की न्यूनतम दूरी से अधिक है। प्लूटो और नेपच्यून के बीच की न्यूनतम दूरी वास्तव में प्लूटो के अपहेलियन के समय के आसपास होती है। दोनों पिंडों के बीच का 2:3 का अनुनाद अत्यधिक स्थिर है, लाखों वर्षों से संरक्षित है। ये उनकी कक्षाओं को एक दूसरे के सापेक्ष बदलने से रोकता है, इसलिए दोनों पिंड कभी एक दूसरे के निकट से नहीं गुजर सकते। यहाँ तक कि अगर प्लूटो की कक्षा झुकी हुई न भी होती तो भी दोनों पिंड कभी आपस में नहीं टकरा सकते। जब प्लूटो की अवधि नेपच्यून की अवधि के 3/2 से थोड़ी भिन्न होती तो नेपच्यून से इसकी दूरी का पैटर्न बदल जाता। परिहेलियन के निकट प्लूटो नेपच्यून की कक्षा के भीतर की ओर चला जाता है, इसलिए तेजी से गति करता है और 495 वर्षीय चक्र में 2 कक्षाओं में से पहली कक्षा के दौरान नेपच्यून पीछे से आ रहा होता है। वर्तमान में ये 100 वर्षों तक नेपच्यून से 50 डिग्री और 65 डिग्री के बीच रहता है। आइए अब प्लूटो की कक्षा की स्थिरता को बनाए रखने वाले अन्य कारकों पर नजर डालते हैं। संख्यात्मक अध्ययनों से पता चला है कि लाखों वर्षों में प्लूटो और नेपच्यून की कक्षाओं के बीच की संरेखन की सामान्य प्रकृति नहीं बदलती है। कई अन्य अनुनाद और अंत्यक्रियाएं हैं जो प्लूटो की स्थिरता को बढ़ाती हैं। ये मुख्य रूप से 2 अतिरिक्त तंत्रों से उत्पन्न होती है। सबसे पहला, प्लूटो का परिहेलियन कोण लगभग 90 डिग्री के आसपास लिब्रेट करता है। इसका अर्थ है कि जब प्लूटो सूर्य के सबसे निकट होता है तो ये सौरमंडल तल के सबसे उत्तर में होता है, जिससे नेपच्यून से टकराव नहीं होता। ये कोजाई तंत्र का परिणाम है जो किसी कक्षा की उत्केंद्रता को एक बड़े विक्षोभकारी पिंड के प्रति उसके झुकाव से संबंधित करता है। नेपच्यून के सापेक्ष लिब्रेशन का आयाम 38 डिग्री है
और इसकी नेपच्यून की कक्षा से प्लूटो के परिहेलियन का कोणीय पृथ्वीकरण हमेशा 52 डिग्री से अधिक होता है। ऐसा निकटतम पृथ्वीकरण हर 10,000 वर्षों में होता है। दूसरा, दोनों पिंडों के आरोही नोड्स के देशांतर लगभग अनुनाद में होते हैं। जब दोनों देशांतर समान होते हैं, अर्थात जब दोनों नोड्स और सूर्य से होकर एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, प्लूटो का परिहेलियन ठीक 90 डिग्री पर स्थित होता है। इसलिए ये सूर्य के सबसे निकट तब आता है जब ये नेपच्यून की कक्षा के सबसे उत्तर में होता है। इसे 1:1 सुपर रेजोनेंस के रूप में जाना जाता है। सभी जेवियन ग्रह सुपर रेजोनेंस के निर्माण में भूमिका निभाते हैं। अब तक हम प्लूटो के परिक्रमण के विषय में बात कर रहे थे। अब जरा एक नज़र इसके रोटेशन पर डालते हैं। प्लूटो का घूर्णन काल यानी उसका एक दिन 6.38 पृथ्वी दिनों के बराबर है। यूरेनस और प्लास की तरह प्लूटो अपनी कक्षीय तल से 120 डिग्री के अक्षीय झुकाव के साथ अपने किनारे पर घूमता है, इसलिए इसका मौसमी परिवर्तन अत्यधिक होता है। इसे संक्रांति के समय इसकी सतह का 1/4 भाग निरंतर अंधेरे में रहता है, जबकि दूसरा चौथाई भाग निरंतर दिन के उजाले में रहता है। इस असामान्य अभिविन्यास के कारण पर बहस होती रही है। एरिजोना विश्वविद्यालय के शोध से पता चलता है कि ये इस कारण हो सकता है कि किसी पिंड का घूर्णन ऊर्जा को न्यूनतम करने के लिए हमेशा समायोजित होता है। इसका अर्थ ये हो सकता है कि कोई पिंड अपने आप को इस तरह से पुनर्व्यवस्थित करता है कि अतिरिक्त द्रव्यमान भूमध्य रेखा के पास आ जाए और द्रव्यमान रहित क्षेत्र ध्रुवों की ओर झुक जाए। इसे ध्रुवीय विचलन कहा जाता है। एरिजोना विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित एक शोध पत्र के अनुसार इसका कारण बौने ग्रह के छायादार क्षेत्रों में जमे हुए नाइट्रोजन के बड़े बड़े पिंडों का जमाव हो सकता है। ये पिंड की दिशा बदल देते हैं, जिससे उसका अक्षीय झुकाव 120 डिग्री तक असामान्य हो जाता है। नाइट्रोजन का जमाव सूर्य से प्लूटो की अत्यधिक दूरी के कारण होता है। भूमध्य रेखा पर तापमान -240 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जिससे नाइट्रोजन उसी तरह जम जाती है जैसे पृथ्वी पर पानी जमता है। प्लूटो पर देखा गया ध्रुवीय विचलन प्रभाव पृथ्वी पर भी देखा जा सकता था यदि अटलांटिक बर्फ की चादर कई गुना बड़ी होती। अब हम प्लूटो के ऊपरी सतह की बात करते हैं। प्लूटो की सतह पर स्थित मैदान 98% से अधिक नाइट्रोजन बर्फ से बने हैं, जिनमें मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड के अंश पाए जाते हैं। नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड प्लूटो के एंटी शेरवन फलक पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि मीथेन लगभग 300 डिग्री पूर्व में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। पहाड़ पानी की बर्फ से बने हैं। प्लूटो की सतह काफ़ी विविधतापूर्ण है, जिसमें चमक और रंग दोनों में बड़ा अंतर है। प्लूटो सौरमंडल के सबसे अधिक विरोधाभासी पिंडों में से एक है, जिसमें शनि के चंद्रमा इपेटस के समान ही विरोधाभास है। इसका रंग गहरे काले से लेकर गहरे नारंगी और सफ़ेद होता है। प्लूटो का रंग आयो के रंग से अधिक मिलता जुलता है, जिसमें मंगल की तुलना में थोड़ा अधिक नारंगी और काफ़ी कम लाल रंग होता है। स्पुतनिक प्लानिटिया का पश्चिम भाग 1000 किलोमीटर चौड़ा जमे हुए नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का एक बेसिन है, जो बहुभुजीय कोशिकाओं में विभाजित है। इन कोशिकाओं को संवहन कोशिकाओं के रूप में जाना जाता है, जो बर्फ की परत को किनारे की ओर ले जाती है। बेसिन के अंदर और बाहर दोनों ओर हिमनदीय प्रभाव के स्पष्ट संकेत हैं। इसमें कोई क्रिएटर नहीं है जो न्यू होराइजन्स को दिखाई दे, जो ये दर्शाता है कि इसकी सतह 10 मिलियन वर्ष से कम पुरानी है। न्यू होराइजन्स की टीम ने बताया कि प्लूटो में भूवैज्ञानिक भू आकृतियों की आश्चर्यजनक रूप से व्यापक विविधता पाई जाती है, जिसमें हिमनदीय और सतह वायुमंडल अंतःक्रियाओं के प्रभाव, ज्वालामुखी विस्फोट और भूस्खलन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनने वाली भू आकृतियाँ शामिल हैं। स्पुतनिक प्लानिटिया के पश्चिमी भागों में अनुप्रस्थ टीलों के मैदान हैं, जो स्पुतनिक प्लानिटिया के केंद्र में बहने वाली हवाओं द्वारा निर्मित हैं। टीलों का तरंग दैर्घ्य 0.4 से 1 किलोमीटर की सीमा में है और संभवतः 200 से 300 माइक्रोमीटर आकार के मीथेन के कणों से बनी है। अब चलते चलते प्लूटो के अंदरूनी बनावट पर बात कर लेते हैं।
प्लूटो का घनत्व 1.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। क्योंकि रेडियोधर्मी तत्वों के क्षय से अंततः बर्फ इतनी गर्म हो जाएगी कि चट्टान उससे अलग हो जाएगी, इसलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि प्लूटो की आंतरिक संरचना विभेदित है, जिसमें चट्टानी पदार्थ बर्फ की परत से घिरे एक घने कोर में जमा हो गया है। न्यू होराइजन से पहले कोर का व्यास 1700 किलोमीटर यानी प्लूटो के कुल व्यास का 70% माना जाता था। ये संभव है कि इस प्रकार की ऊष्मा का प्रवाह जारी रहे, जिससे कोर मेंटल सीमा पर 100 से 180 किलोमीटर मोटी तरल जल का भूमिगत महासागर का निर्माण हो। सितंबर 2016 में ब्राउन विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने स्पुतनिक प्लानेटिया के निर्माण के लिए माने जाने वाले प्रभाव का अनुकरण किया और दिखाया कि ये टक्कर के बाद नीचे से तरल जल के ऊपर उठने का परिणाम हो सकता है, जिससे कम से कम 100 किलोमीटर गहरे भूमिगत महासागर के अस्तित्व का संकेत मिलता है। जून 2020 में खगोलविदों ने ऐसे प्रमाण प्रस्तुत किए कि प्लूटो के सतह के नीचे एक महासागर रहा होगा, जिसके परिणाम स्वरूप जब ये पहली बार बना हो तब ये शायद इस पर जीवन संभव हो। मार्च 2020 में शोधकर्ताओं की टीम ने प्रस्ताव दिया कि राइट मोन्स और पिकार्ड मोन्स पर्वत वास्तव में कई छोटे ज्वालामुखी गुंबदों का विलय हैं, जो पिंड को ऊष्मा के ऐसे स्रोत का संकेत देते हैं जो पहले संभव नहीं था। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे प्लूटो के अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।